प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राम जयपाल महाविद्यालय छपरा। आज के इस व्याख्यान में मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र आदिकाल के नामकरण और समय सीमा की चर्चा संक्षेप में करूँगा। आज के इस व्याख्यान में मैं यह बताने का प्रयास करूँगा कि आदिकाल के नामकरण में किन किन विद्वानों ने अपना प्रयास किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदिकाल के नामकरण की शुरुआत में सबसे पहले जो चर्चा मैं सबसे पहले करता हूँ, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की इस्तवार द ला एंदोई हिंदुस्तानी। इस पुस्तक में उन्होंने आदिकाल के नामकरण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। गारसा दत्तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने इतिहास की पुस्तक शिव सिंह सरोज लिखी। इन्होंने भी, शिव सिंह सरोज ने भी आदिकाल के नामकरण और समय सीमा की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया, कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल में चारण कवियों की अधिकता के कारण इस काल को चारण काल कहा है और वे कहते हैं कि इस काल में चारण कवियों की अधिकता थी, इसलिए इस काल को चारण काल कहा जा सकता है। इस काल की समय सीमा भी उन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक निर्धारित की। ग्रियर्सन द्वारा यह जो नामकरण है यह स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का उल्लेख करने में समर्थ नहीं रहते हैं, वे असमर्थ रहते हैं। अनेक विद्वान इनके द्वारा आदिकाल की समय सीमा 700 ईस्वी तक ले जाना भी विवादास्पद मानते हैं, क्योंकि जो आदिकाल की समय सीमा जॉर्ज ग्रियर्सन 700 ईस्वी कहते हैं, ये अपभ्रंश का काल है। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने आदिकाल के नामकरण का प्रयास किया। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहकर संबोधित किया। इसकी समय सीमा को उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया। पहला पूर्वारंभिक काल, जिसकी समय सीमा 700 विक्रम संवत से 1300 विक्रम संवत है, और पूर्वारंभिक काल और आदिकाल को उन्होंने दूसरे भाग में बांटा, उत्तरारंभिक काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने 1300 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत निर्धारित की। मिस्र बंधुओं द्वारा संबोधित प्रारंभिक काल एक सामान्य संज्ञा है, इसके पीछे किसी प्रवृत्ति का आधार नहीं है। उन्होंने अध्यायों के नामकरण में भाषा का आधार लिया, जैसे पूर्व प्रारंभिक हिंदी, चंद पूर्व की हिंदी, रासो काल, उत्तर आरंभिक हिंदी। इनमें से कोई भी नाम इस संपूर्ण कालखंड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। साहित्यिक नामकरण के पीछे मिस्र बंधुओं ने भाषा का आधार लिया, जो कि अधिक उचित नहीं है। उन्होंने इस नामकरण के पीछे उन्होंने जो आदिकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, इस नामकरण का कोई ठोस और प्रमाणिक आधार भी अपने इतिहास ग्रंथ में नहीं बताया। मिस्र बंधुओं के बाद आदिकाल के नामकरण के संबंध में हिंदी साहित्य के जिस मूर्धन्य और महत्वपूर्ण विद्वान का नाम लिया जा सकता है, वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम व्यवस्थित और प्रसिद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। उन्होंने अपने इस इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक निर्धारित की। वीरगाथा काल कहने के पीछे वे तर्क देते हैं। उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का मैं एक उदाहरण प्रस्तुत आपके सामने करने जा रहा हूँ। वे अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं, इस नामकरण का आधार बताते हुए कहते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधी हुई पाते हैं।
राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने वीर गाथा काल कहा है। यह जो उदाहरण मैंने आपके सामने अभी पढ़ा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार किसी काल विशेष की प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने 12 पुस्तकों जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ आदि को आधार बनाया। उनके इस नामकरण का सबसे अधिक विरोध या सबसे अधिक असहमत जो विद्वान हुए वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस नामकरण का प्रबल विरोध किया और उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हालांकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया, लेकिन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण करने की परंपरा का जो प्रारंभ है वह आचार्य शुक्ल जी द्वारा ही होता है। आचार्य शुक्ल के आदिकाल के नामकरण के संबंध में जो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, इस काल को हालांकि बाद के इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन पिछले इतिहासकारों की तुलना में जो उनसे पहले के इतिहासकार हुए उनकी तुलना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। यह कुछ हद तक उचित कहा जा सकता है, हालांकि पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि उन्होंने जिन पुस्तकों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया, वे पुस्तकें या तो आज के समय में उपलब्ध नहीं हैं या प्रमाणिक नहीं हैं, या कुछ रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं। जैसे वे बीसल देव रासों की चर्चा करते हैं इस नामकरण के पीछे और खुमान रासों की चर्चा करते हैं। खुमान रासो और बीसल देव रासो ये 16वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। हमीर रासो जयचंद प्रकाश जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है, जबकि पृथ्वीराज रासो को हिंदी के कई विद्वान अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार कर चुके हैं। परमाल रासो आज के समय में उपलब्ध ही नहीं है, और जो अमीर खुसरो की पहेलियां हैं और विद्यापति की पदावली हैं, ये वीर गाथाएँ रचना नहीं है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह नामकरण सर्वथा उचित नहीं है, फिर भी उनके इस प्रयास को हम श्लाघनीय कह सकते हैं, उनके इस प्रयास को हम स्तुत्य कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का प्रयास किया, महत्वपूर्ण प्रयास किया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं और इसका समय वे 8वीं शताब्दी से 13 शताब्दी तक मानते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का उदाहरण है, वे कहते हैं अपनी पुस्तक में, वे कहते हैं कि इस कालखंड के जीवन समाज पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। योगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में इस कालखंड की अंतःबाह्य परिस्थितियों का अध्ययन करने पर भी उपर्युक्त दोनों वर्गों का ही दबदबा प्रमुख पाते हैं। राहुल जी के इस नामकरण में किसी साहित्यिक प्रवृत्ति अथवा अभिरुचि का बिल्कुल अभाव है। उन्होंने आदिकाल की समग्र प्रवृत्तियों का समावेश अपने इस नामकरण में नहीं किया। सिद्ध सामंत काल में नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य के प्रति उपेक्षा का भाव भी परिलक्षित होता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उस जो आदिकाल का युग था, आदिकाल की परिस्थितियां थी, उसका पूरी तरह अनुकूल नामकरण नहीं किया, और इस नामकरण में जो वे आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं, इसमें साहित्यिक प्रवृत्ति का समावेश नहीं है, क्योंकि सिद्ध और सामंत काल जब हम कहते हैं तो इसमें नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य आदि प्रकार के साहित्य की उपेक्षा हो जाती है, और यह नाम पूरी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है। यह नाम जो है, इसमें आदिकाल की संपूर्ण प्रवृत्तियों का समावेश
नहीं होता है। कुल मिलाकर राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की समय सीमा और नामकरण का भी इन्होंने भी आचार्य शुक्ल की तरह ही स्तुत्य प्रयास किया है, महत्वपूर्ण प्रयास किया है। और इनके इस मत को परवर्ती विद्वानों ने, उनके इस राहुल सांकृत्यायन के इस मत को जो बाद के इतिहासकारों ने हैं, उन्होंने इसका उल्लेख अवश्य किया है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन के बाद हिंदी के जिस महत्वपूर्ण विद्वान ने आदिकाल के नामकरण और समय सीमा की चर्चा की और उल्लेख किया, वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में संपूर्ण आदिकाल को 2 खंडों में विभक्त किया। संपूर्ण आदिकाल को 2 भागों में बांटा उन्होंने। आदिकाल के पहला भाग वे संधि काल करते हैं, जिसकी समय सीमा वे 700 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक निर्धारित करते हैं। और आदिकाल का दूसरा भाग में बांटते हुए, दूसरे भाग में विभक्त करते हुए इसके दूसरे भाग को वे चारण काल के नाम से संबोधित करते हैं। चारण काल वे कहते हैं, जिसकी समय सीमा वे 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक निर्धारित करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने इस नामकरण और समय सीमा के निर्धारण के पीछे वे तर्क देते हैं कि आदिकाल जो है वो भाषा की दृष्टि से संधि और काव्य रचना की दृष्टि से चारण कवियों का युग है, ऐसा राम कुमार वर्मा कहते हैं। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने राम कुमार वर्मा के इस मत को अधिक महत्व नहीं दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद आदिकाल को नया नाम देने का प्रयास, आदिकाल के नामकरण का प्रयास हिंदी साहित्य के कई अन्य इतिहासकारों और महत्वपूर्ण विद्वानों ने किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। द्विवेदी जी ऐसा कहने के पीछे यह स्वीकार करते हैं, यह मानते हैं कि यह जो आदिकाल का समय था, यह हिंदी भाषा के अंकुरण का समय है, यह बीज का समय है। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह नामकरण अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस काल में अपभ्रंश साहित्य का पूरा विकास हो चुका था और आदिकाल में ही हमें विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो की जो रचनाएं उपलब्ध होती हैं, इसमें प्रौढ़ता दिखाई देती है। विद्यापति की पदावली में प्रौढ़ता हम देख सकते हैं। तो इस महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस मत को बीजवपन काल कहना, वे जो कहते हैं, वे जो स्वीकार करते हैं, वह जो आदिकाल को बीजवपन काल कहते हैं, ये अधिक उचित नहीं कहा जा सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य और अपभ्रंश कवियों की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए और अपभ्रंश कवियों को महत्व देते हुए इन दोनों विद्वानों मतलब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल के नामकरण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण करते हुए इस काल को वीर गाथा की संज्ञा दी है। विद्यार्थियों, अब हम हिंदी साहित्य के ऐसे मूर्धन्य विद्वान की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके मत को, जिनके नामकरण को हिंदी के अधिकांश विद्वान और परवर्ती साहित्यकार स्वीकार करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आदिकाल के नामकरण और सीमा निर्धारण के संबंध में हिंदी के इस महान विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को अधिकांश इतिहासकारों और बाद के विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है। और इन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक शोधों और निष्कर्षों के आधार पर हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना ही उचित समझा। आदिकाल कहना ही, वे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे वे तर्क देते हैं कि आदिकाल में जो प्रवृत्तियां विद्यमान थी वे प्रारंभ से ही चल रही थी, इसका धीरे धीरे विकास हो रहा था। द्विवेदी जी ने आदिकाल की समय सीमा को 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आदिकाल जो नाम दिया गया है, यह नाम आदिकाल के प्रारंभ का सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यह मानते हैं कि हिंदी साहित्य का यह जो प्रारंभिक काल था, यह जो आदिकाल था, इसमें हिंदी साहित्य की प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ हिंदी विकसित हो रही थी। इस नाम में जब हम हिंदी साहित्य को आदिकाल कहते हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को स्वीकार करते हैं, तो इस आदिकाल नाम कहने में ही 7वीं-8वीं शताब्दी के बौद्ध, सिद्ध, नाथ योगियों और वीर गाथा के जितने काव्य हैं और अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो आदि महत्वपूर्ण कवियों की जो रचनाएं हैं, इन सब को एक सूत्र में समेटा जा सकता है। आदिकाल कहने के बाद आदिकाल की समस्त प्रवृत्तियां इसमें समाहित हो जाती हैं, आदिकाल की समस्त प्रवृत्तियां शामिल हो जाती हैं। आदिकाल नाम में हिंदी के विभिन्न काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी समाविष्ट है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के नामकरण के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कहते हैं कि इसका नाम आदिकाल होना चाहिए, ये उचित प्रतीत होता है। और ऐसा कहने के पीछे आदिकाल की समस्त जो उस समय जो आदिकाल की प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी, उनका समावेश हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक समीचीन, सर्वाधिक उपयुक्त स्वीकार किया गया है। और इस काल की समय सीमा का निर्धारण 1000 ईस्वी से 14 ईस्वी तक जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी समीक्षा करते हुए इसकी जो समय सीमा निर्धारित करते हैं, यह भी सर्वथा उपयुक्त है।